भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला 5 वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा पर्व 3 संकटों का विश्लेषण अध्याय 30 वैश्विक समस्याओं के स्रोत। आधुनिकता की समीक्षा आवश्यक। वैश्विक संकट का क्या स्रोत है, उसका क्या स्वरूप है और उसका क्या समाधान है। वस्तुतः यह प्रश्न भारत से नहीं उठ रहा है कि विश्व संकटग्रस्त है। स्वयं पश्चिम में यह प्रश्न उठ रहा है, और यह प्रश्न जब पश्चिम में उठ रहा है तो इसलिए उठ रहा है क्योंकि वे अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पिछले 250 वर्षों की उनकी जो कमाई, जिसको एक शब्द में कहें तो आधुनिकता ही संदेहास्पद है। इसलिए आज इस आधुनिकता की जो पुनः समीक्षा हो रही है उसका प्रारंभ 18वीं शताब्दी से हुआ। आधुनिक काल में और अभी तक जिसको हम इनलाइटनमेंट कहते रहे, ज्ञान कहते रहे, प्रबोधन कहते रहे, प्रगति कहते रहे, विज्ञान कहते रहे, उस इनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट के बारे में आज यूरोप के ही विद्वान कह रहे हैं कि इनलाइटनमेंट इज टोटली टेररिज्म। ये जो प्रबोधन है ये वस्तुतः सर्वाधिकारवादी है, या ये जो इनलाइटनमेंट है इसके लिए वो एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, इट इज डार्कनेस इन द मून। यह ऐसी स्थिति है जैसे कि दोपहर में अंधकार छा जाए। तो ये प्रश्न उनका है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब रूस में साम्यवाद का पतन हुआ तब इसी पश्चिमी जगत के लोगों ने कहा कि अब इतिहास का अंत हो गया या विचारधारा का अंत हो गया, जिससे उनका आशय यह था कि बस अब सब रास्ता साफ हो गया, जो रास्ते काटे थे वो दूर हो गए, अब विकास और कल्याण की एक अनंत धारा बहेगी। और उस चीज को उन्होंने वैश्वीकरण कहा। लेकिन उनकी आशा कैसे दुराशा सिद्ध हुई, यह रोष प्रकट हो रहा है। राजनीति में विश्वसनीयता का संकट। राजनीति शक्ति की प्राप्ति तथा उसके संवर्धन और दुरुपयोग तक सीमित रह गई है। न केवल विश्व के संदर्भ में यह सिद्धांत लागू होता है, बल्कि राज्य के, पंचायत के, प्रदेश के स्तर पर भी लागू होता है। इस राजनीति ने हमारा राजनीति और राजनीतिज्ञों पर से विश्वास ही समाप्त कर दिया है। उसे ही आजकल हम क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट कहते हैं। अर्थात जो हमारे कर्णधार हैं उन पर विश्वास ही नहीं रह गया है। परंतु यह संकट एक दिन में पैदा नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था का जो केंद्र है वह लाभ और लोभ का है। प्रॉफिट का जो लोभ है उसका कोई अंत नहीं। उससे जो विद्रुपताएं और विषमताएं पैदा हो रही हैं, चाहे वह बेरोजगारी हो, मुद्रास्फीति हो, गरीबी का बढ़ना हो, सब उसके ही दुष्परिणाम हैं। समाज से संस्कार लुप्त हो रहे हैं और संस्कारों के लुप्त होने के कारण परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है। जिन शिक्षा संस्थाओं को प्रकाश बिखेरना चाहिए वे स्वयं अंधकारग्रस्त हैं। संक्षेप में इस संपूर्ण संकट को चित्रित किया जाए तो वह चतुर्दिक है ऐसा लगता है। आधुनिक सभ्यता का संकट। राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, साहित्य दर्शन, शिक्षा सभी दिग्भ्रमित हैं। यानी जो सभ्यता का संकट है यह कोई एक जगह का संकट नहीं है, पूरी सभ्यता ही संकटग्रस्त है, जिसको मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता कहते हैं और जिसे यूरोप में बड़ी उपलब्धि माना जाता था, हमारे यहाँ अभी भी लोग इसको बहुत बड़ी चीज मानते हैं। इस आधुनिकता जिसे गांधी जी ने शैतानी सभ्यता कहा है वह धीरे धीरे प्रकट हो रही है। गांधी जी ने तो यह बात 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कह दी थी, जब यह सभ्यता अपने चरम वैभव पर थी। उन्होंने यह भी कहा था कि यह शैतानी सभ्यता है वह 4 दिन की चांदनी है। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था, इट इज ए 9 डेज वंडर। यह बात गांधी जी ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंद स्वराज पुस्तक में जब खुलकर कह दी थी, तब तो ये सभ्यता अपने वैभव पर थी, लेकिन अब इसके अंधकार में पक्ष धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। इसलिए जो वैश्विक संकट है वह सभ्यता का संकट है। उसका एकाध पक्ष संकटग्रस्त है, विकारग्रस्त है ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे इस सभ्यता का पूरा शरीर ही सड़ रहा है। इस वैश्विक संकट का यह स्वरूप है। दिस इज द नेचर ऑफ सिविलाइजेशन क्राइसिस। बुद्धि की विकृति का संकट। अब दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि यह पैदा कैसे हुआ, और इसका जवाब भी हमें नहीं देना है, उसका जवाब वहां के एक बड़े विद्वान ने ही दिया है। रेंगेनो के नाम से एक बहुत बड़े ऋषितुल्य विद्वान ने 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द क्राइसिस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन में कहा कि क्या यह प्रवृत्ति का विचलन
परवर्जन ऑफ विल है कि क्रिया की विकृति, परवर्जन ऑफ एक्ट है जिससे ये संकट पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि वृत्ति और क्रिया बुद्धि के अधीन होती हैं। जब बुद्धि में विकार पैदा होता है, दोष पैदा होता है, तो वृत्ति भी दूषित होती है और क्रिया भी दूषित होती है। तब व्यक्ति और समाज दोनों संकटग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि यह बुद्धि की विकृति का संकट है और यह बात सही है। हमारे यहाँ बुद्धि के और ज्ञान के 7 धरातल माने गए हैं। हमारी परंपरा में सप्त ज्ञान भूमियाँ भी कही गई हैं और सप्त अज्ञान भूमियाँ भी कही गई हैं। और उस दृष्टि से देखें तो या तो हम आखिरी अज्ञान की भूमि पर खड़े हैं या ज्ञान की प्रथम भूमि पर खड़े हैं। और प्रथम ज्ञान की भूमि क्या होती है? देहात्मक, देही आत्मा है, देही साध्य है, संसार ही साध्य है, हम केवल शरीर हैं। ये देहात्मवाद की दृष्टि का प्रारंभ यूरोप की आधुनिकता के साथ हुआ, लेकिन जैसे जैसे उनका राजनीतिक साम्राज्य बढ़ा और साथ साथ विचारों का साम्राज्य भी बढ़ता गया, तब वह हमारे यहाँ भी आ गया। हमारी शिक्षा प्रणाली भी उसी तरह की हुई। लोगों ने भी ये मानना शुरू कर दिया कि देही ही आत्मा है, शरीर का सुख ही साध्य है, शरीर का कल्याण ही कल्याण है और भौतिक उपलब्धि ही प्रगति और विकास है। इसलिए यह बुद्धि की विकृति, परवर्जन ऑफ इंटेलेक्ट के कारण ही तमाम विचारधाराएं पैदा हुई हैं। संविधान में पाश्चात्य उदारवादी जीवन दृष्टि। आधुनिक काल की उदारवाद, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फैसिज्म इत्यादि जितनी भी विचारधाराएं हैं, वे सब इसी के इर्द गिर्द रहती हैं और इन्हीं में से अपने कल्याण का कोई विकल्प वे चुनती हैं। किसी ने समाजवाद का विकल्प चुना, तो किसी ने उदारवाद का, तो किसी ने फांसीवाद का विकल्प चुना। किसी ने समाजवाद का एक संस्करण अपनाया, तो किसी ने समाजवाद का दूसरा संस्करण, लेकिन है तो वह समाजवाद ही। ये वैश्वीकरण क्या है? नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म है, उदारवाद का नया संस्करण है। आज भारत जिस मार्ग पर चल रहा है वह भारतीय मार्ग नहीं है, वह नव उदारवादी मार्ग है। हमारा संविधान भी इन्हीं विचारधारों पर ही आधारित है। उसमें बहुत सारे पक्ष हैं जो उदारवादी दर्शन के पक्ष में हैं और उसमें थोड़ी बहुत बातें समाजवादी पक्ष में भी डाल दी गई हैं। तो भारतीय संविधान का यह स्वरूप है। भारतीय संविधान जो हमारा नवीन भारत का आदि ग्रंथ है, वह जब इस प्रकार की दृष्टि पर आधारित होगा तो फिर भारत की रचना उसी प्रकार की होना स्वाभाविक ही है। फिर भारत की प्रगति भी उसी दिशा में होगी। संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है, उसमें जो जीवन दृष्टि प्रतिपादित की गई है, वह पाश्चात्य उदारवादी जीवन दृष्टि, वेस्टर्न लिबरल वर्ल्ड व्यू है। सारे प्रावधान, सारी धाराएं उसी पर आधारित हैं। हमारी इतनी विराट दृष्टि थी, परंतु जब हमारी दृष्टि का क्षय हुआ, और क्षय इसलिए हुआ कि हमारी बुद्धि का संकोचन हुआ, हम प्रज्ञा के धरातल से गिरकर बुद्धि के धरातल पर आ गए, इंटेलेक्ट से डिक्लाइन हुआ और रीजन पर आकर ठहरे, और रीजन के हिसाब से जिसे रेशनलिज्म कहा जाता है, उस रेशनलिज्म द्वारा सब बीमारियों के इलाज ढूंढने लगे, जबकि बीमारियों का इलाज इंटेलेक्चुअल से ढूंढा जाता है, रीजन से नहीं। हमारी बुद्धि का विपर्य हुआ, विकृति हुई, क्योंकि जिन विचारों के, जिन देशों के प्रभाव में हम थे, आज़ादी के समय या गुलामी के समय, उनका प्रभाव हमारे ऊपर बराबर बना रहा। उनके जाने के बाद भी वो जब चले गए, तब भी उनकी दृष्टि से ही हम कार्य करते रहे। सारे भारत का नवनिर्माण उन्हीं की दृष्टि से हुआ। इसलिए तो गांधी जी ने कहा, ये कैसी आज़ादी है? इस आज़ादी की तो हमने कल्पना ही नहीं की थी। ये तो स्वराज्य नहीं था। जो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाया, वह मॉडल क्या था? थोड़ा उदारवाद, थोड़ा समाजवाद, इनसे मिलकर कोई रास्ता निकलेगा, ऐसा सोचना कोई भारतीय मार्ग तो नहीं था। इसलिए बुद्धि का जब विपर्य हुआ, तब हमारी वह समग्र दृष्टि नहीं रही, वह विराट दृष्टि नहीं रही और दृष्टि का विखंडन हो गया। और जब दृष्टि विखंडित होगी तो प्रवृत्ति भी विखंडित होगी और क्रिया भी विखंडित होगी, और इन सब के परिणाम स्वरूप रचना नहीं होगी, विखंडन ही होगा, फ्रैगमेंटेशन होगा, निर्माण नहीं होगा। होम्योपैथी का एक सिद्धांत है, लाइक प्रोड्यूस लाइक, एक जैसी चीज के एक जैसे परिणाम होते हैं। विखंडित बुद्धि से अखंड भारत की रचना नहीं हो सकती थी और विखंडित बुद्धि से भारत का नवनिर्माण नहीं हो सकता था। यह एक पक्ष रहा। नैतिकता का अभाव। अब इसका परिणाम यह हुआ कि ईश्वर और मनुष्य का, ज्ञान और क्रिया का, भौतिक और पराभौतिक का, विचार और आचार का जो आंतरिक संबंध है, जो उनकी अन्योन्याश्रितता है, जो उनकी इंटरडिपेंडेंस है, वह समाप्त हो गई, ओझल हो गई।
वर्ल्ड व्यू की जो इंटीग्रिटी थी, विश्व दृष्टि की जो समग्रता थी, जिसे आजकल हम लोग हॉलिस्टिक कहते हैं, वे समाप्त हो गई। अब दृष्टि रह गई पार्शियल, आधी अधूरी, फ्रेगमेंटेड। हमने टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ों को देखना शुरू किया और हमने संकट को कभी राजनीतिक मानकर उसके राजनीतिक उपाय करके समाधान करना चाहा, कभी आर्थिक मानकर उसके आर्थिक उपाय करके समाधान करना चाहा, तो कभी उसको सामाजिक मानकर सामाजिक उपाय अपनाने शुरू किए। लेकिन संकट तो नैतिक था। द क्राइसिस वॉज मॉरल एंड स्पिरिचुअल। बीमारी कुछ और उपचार कुछ ऐसा होने से रोग बढ़ता ही गया। जो राजनीतिक जीवन के संकट हैं, जो आर्थिक जगत के भी संकट हैं, जो परिवार के संकट हैं, उसको हम ध्यान से देखें तो जान सकेंगे कि हमारा मूल संकट है आत्मिक नैतिक, स्पिरिचुअल मॉरल, जिसकी इन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। भ्रष्टाचार से हम सब लोग ग्रस्त हैं। वो कोई राजनीतिक प्रश्न है, प्रशासनिक प्रश्न है क्या? यह तो नैतिक प्रश्न है। नव उदारवाद में अगर मुनाफाखोरी है, बेरोजगारी है, तो क्यों है? क्योंकि जिनके पास धन है उनकी दृष्टि दूषित है, उनकी दृष्टि अनैतिक है। तो इस प्रकार की ही अर्थव्यवस्था बनेगी जो शोषण पर आधारित होगी, अन्याय पर आधारित होगी। इसलिए जो मूल बात है उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। जो पहला काम था देश के निर्माण का, मनुष्य निर्माण का, वह होना चाहिए था। मनुष्य पर अच्छे संस्कार होने चाहिए थे, मनुष्य को सम्यक दृष्टि मिलनी चाहिए थी, वो तो मिली नहीं। हमने अपना आर्थिक निर्माण किया, राजनैतिक निर्माण किया, दूसरे तरह के निर्माण किए, लेकिन जो मूल दायित्व था उसकी कतई उपेक्षा की। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि शुरू में जब तक पुराना चरित्र बल था, 50 व 60 के दशक तक जो चरित्र बल था वह कायम रहा, तब तक संस्थाएं फिर भी ठीक ठाक चलती रहीं। लेकिन पिछली 3-4 पीढ़ियों में जब ये नई सोच, नया चरित्र आया है, तो अब कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि अपवाद अगर छोड़ दीजिए तो चरित्र अब कोई बड़ी संपत्ति नहीं रहा। हमारा चरित्र अब कोई प्राइमरी कंसिडरेशन नहीं रहा। ये केवल कहने की बात रह गई है कि व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। किसी को भी इसकी चिंता है नहीं। इसलिए जब मूल प्रश्न की उपेक्षा हुई तो गांधी जी ने हिंद स्वराज में कहा कि मेरी शिकायत अंग्रेजों से नहीं है, मेरी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, अंग्रेजियत से है, इस पश्चिमी सभ्यता से है, इस पश्चिमी जीवन दृष्टि से है। अंग्रेज तो ठीक हैं, आज हैं कल चले जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कब तक रहेंगे हमारे यहाँ, लेकिन ये जो दृष्टि आ गई है ये कब जाएगी, मुझे इसकी चिंता है। भारत आज़ाद होने के बाद जो मार्ग चुना जा रहा था वह उसके निर्माण का मार्ग नहीं था। तो एक प्रश्न यह है कि बुद्धि का शरण हुआ, जिससे हमारी दृष्टि का विखंडन हुआ और हम टुकड़ों टुकड़ों में समस्याओं को देखने व समाधान करने में लग गए। मूल प्रश्न क्या है और उस मूल प्रश्न की ओर समग्र दृष्टि देखा जाना क्यों आवश्यक है, ये शायद चिंता नहीं रही। समग्र दृष्टि का अभाव। यहाँ पर एक दूसरी बात यह है कि हमारी जो समस्या है वह यह है कि हमने हर चीज़ स्पेशलिस्ट लोगों के हवाले कर रखी है। ये राजनीतिक प्रश्न है, इसको राजनीतिज्ञ देखेंगे, संसद देखेगी। ये आर्थिक प्रश्न है तो अर्थशास्त्री देखेंगे, घर परिवार का प्रश्न है तो समाजशास्त्री देखेंगे। भारत की दृष्टि कभी कहीं नहीं थी। हमारे यहाँ इस प्रश्न को पहले तत्वशास्त्री को रेफर किया जाता था। हमारे यहाँ के तत्वदर्शी केवल ब्रह्म चिंतन नहीं करते थे, वे विश्व चिंतन भी करते थे, वे विश्व कल्याण का मार्ग भी बताते थे। तत्वचिंतन हमारे देश में रहा नहीं, ज्ञान खेमों में बट गया, इसलिए ज्ञान की कोई समग्र दृष्टि रही नहीं। ऐसी स्थिति में बुद्धि में विकार आना स्वाभाविक था और वह आ गया और उससे बचा नहीं जा सकता था। तो पहली बात तो यह है कि बुद्धि विपर्य का परिणाम क्या होता है, तो धर्म बुद्धि का अभाव होने लगता है, धर्म का क्षय होता है। अब धर्म शब्द को हमने केवल एक पूजा उपासना तक केंद्रित कर दिया है। समस्या भारत के साथ तो यह है, पश्चिम में तो नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ धर्म को सेक्रेड और प्रोफेन में अलग अलग बांट दिया गया है। हमारे यहाँ कुछ भी प्रोफेन नहीं है, हर चीज़ पवित्र है, हर चीज़ महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर वस्तु में परमात्मा की झलक है, हर वस्तु में परम सत्ता विद्यमान है। इसलिए भारत की दृष्टि सेक्रेड और प्रोफेन में चीज़ों को बांटने में विश्वास नहीं करती। भगवत चिंतन, कर्मकांड ये आवश्यक है, क्योंकि उससे बुद्धि को एक सम्यक रूप में चीज़ों को देखने की शक्ति आती है। इसलिए उपासना धर्म का अनिवार्य पक्ष है। लेकिन जिसको हम लोग सेक्युलर लाइफ कहते हैं, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ सेक्युलर नहीं है। जब से ये शब्द वहाँ से हमारे यहाँ आया, तब से हमने मानना शुरू कर दिया यह रिलीजियस है और यह सेक्युलर है। हमारी दृष्टि उस प्रकार की है नहीं। राजनीति क्या कोई सेक्युलर प्रवृत्ति है?
गांधी जी ने एक जगह लिखा कि धर्म विहीन राजनीति मौत का फंदा है। पॉलिटिक्स बेरेफ्ट ऑफ रिलीजन इज डेथ ट्रैप। अगर धर्म से राजनीति स्वतंत्र हो जाएगी, अर्थशास्त्र स्वतंत्र हो जाएगा, कला स्वतंत्र हो जाएगी, साहित्य स्वतंत्र हो जाएगा, तो वे केवल एंटरटेनमेंट रह जाएंगे और अंततः अनाचार के साधक बनेंगे। इसलिए भी इनको धर्म से स्वतंत्र नहीं होना है। तो ये धर्म का वैश्विक पक्ष है। एक धर्म का उपासना परक पक्ष है, पारलौकिक पक्ष है, और एक धर्म का लौकिक पक्ष है। एक उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरा। इसलिए हमारे यहाँ शब्द ही है नारी धर्म, पुरुष धर्म, अतिथि धर्म, साधारण धर्म, असाधारण धर्म, आपद धर्म, कृषक धर्म, पुत्र धर्म, पिता का धर्म। भारत की तो सारी शब्दावली यही है। कलाकार का क्या धर्म है, संगीतकार का क्या धर्म है। धर्म से कोई स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि धर्म ही तो वह दिशा है, मर्यादा है, जो इन योग्यताओं को, इन क्षमताओं को सम्यक रखती हैं। अगर वह मर्यादा ना रहे तो वे सब चीजें बेलगाम हो जाएंगी, अराजक हो जाएगा और कला के नाम पर अश्लीलता की स्थापना हो जाएगी। धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारा नहीं। हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म शब्द पर बड़ी बहस होती है। हम उससे छुटकारा पाने के लिए कहते हैं कि हम लोग तो सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं। सेक्युलर शब्द का अर्थ तो मूल रूप से लैटिन भाषा का अर्थ है, और ना तो वह धर्म निरपेक्षता है और ना सर्वधर्म संभाव है, जिसे हमने अपने लिए आविष्कृत कर लिया है। सेक्युलर शब्द का मतलब होता है भौतिकवादी दृष्टिकोण, इहलोकवादी दृष्टिकोण, पदार्थवादी दृष्टि, खाओ पियो और मौज करो वाली दृष्टि, जो कि पश्चिम में 17वीं शताब्दी में आई, जब वहां पर ईसाईयत प्रवर्तमान थी। ईसाईयत भी एक जीवन दृष्टि है और धर्म वहां पर भी हर क्षेत्र का मर्यादा है। जब उससे वे लोग स्वतंत्र हुए और जब क्रिश्चियन से अनक्रिश्चियन बने, जिसको रेनेगोने ने कहा अनक्रिश्चियन वेस्ट, यह जो आधुनिक यूरोप है, यह कोई क्रिश्चियन वेस्ट थोड़े ही है, यह तो अनक्रिश्चियन वेस्ट है। वह ईसाईयत तो कब का छोड़ चुका है। उसको क्या लेना देना ईसाईयत से। चर्च में ताले पड़ गए, चर्च तोड़कर गिरा दिए गए और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग कहते हैं कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा खत्म होना चाहिए और उसकी जगह कोई शिक्षा संस्था खोल देनी चाहिए, यह खोल देना चाहिए, वह खोल देना चाहिए, सुझाव दिए जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि किसी भी समाज की आस्तिकता धर्म स्थापना की उपस्थिति व उनकी पवित्रता पर निर्भर करती है। इसलिए सेक्युलर का अर्थ होता है शुद्ध भौतिक दृष्टि से चीजों पर विचार करना, इहलोकवादी दृष्टिकोण। यही दुनिया है और कोई दुनिया नहीं। कहीं कोई ईश्वर होगा भी तो उसको यहाँ से कोई लेना देना नहीं। तो क्या भारतीय दृष्टि इस अर्थ में सेक्युलर है? तो हम लोग क्यों उसको अदालतों में और कहाँ डिफेंड करते हैं? कोई भी ये नहीं कहता कि इस शब्द से और अर्थ से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो भारत में कतई मिसफिट शब्द है। यहाँ तो ये शब्द बोला ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम लोग उसे डिफेंड करते हैं क्योंकि उनके प्रभाव में आकर नए अर्थ देने की कोशिश करते ही नहीं है। भारतीय व्यक्ति किसी भी अर्थ में सेक्युलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी संस्कृति इहलोकवादी संस्कृति है ही नहीं। धर्म बुद्धि का जब क्षय हुआ तो अधर्म की वृद्धि होना, अधर्म की वृद्धि समस्याओं और संकटों की वृद्धि होना स्वाभाविक है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब तक हमारी धर्म बुद्धि होगी, भाव का शुद्धिकरण भी होता रहेगा। धर्म की शक्ति ही भाव को शुद्ध करती है। हम और आप दो नहीं, एक ही हैं। ये तो भाव जगत का प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि वह भाव जिस शक्ति पर प्रतिष्ठित है उस शक्ति का शरण हो रहा है। मंदिर तो बन रहे हैं, लेकिन घर मंदिर नहीं बन रहा। यह नहीं कि मंदिर ना बने, मंदिर तो बने ही, घर भी मंदिर बने, जिसका शिक्षा संस्थान भी मंदिर बने, संसद भी मंदिर की तरह पवित्र हो, सांसद भी संसद में इस भाव से बैठे जैसे कि किसी पवित्र कार्य करने बैठे हैं, शिक्षक भी शिक्षालय में इस भाव से जाएं कि जैसे कोई पवित्र कार्य करने आए हैं। प्रोफेशनलिज्म करने नहीं आए हैं, प्रोफेशन की दृष्टि खत्म हो, वोकेशन की दृष्टि पाए, ये धर्म की दृष्टि है। लेकिन आज हर चीज को हमने प्रोफेशनलाइज कर दिया गया है, क्योंकि धर्म दृष्टि से, धर्म बुद्धि से हमने चीजों को देखना समाप्त कर दिया है। व्यवसायीकरण से धर्म बुद्धि का क्षय। आज स्थिति यह है कि हम ना तो शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोक सकते हैं, ना राजनीति के, ना अर्थव्यवस्था के, ना स्त्री पुरुष संबंधों को आप व्यवसायीकरण होने से रोक सकते हैं, ना भाई बहन के। हर चीज का बाजारीकरण होना तय है। अंग्रेजी साहित्य में एक बड़े कवि हुए हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ। उनकी एक बड़ी शेष रचना है द डिजर्टेड विलेज, उजड़ा गांव। वह इसी संताप को प्रकट करती है कि जिसके अंदर भावना है, भाव है
उसे जब परंपरागत ग्राम और समाज टूटता है तो क्या दुख होता है। जिसमें नहीं है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब राष्ट्रों के दिल ठंडे पड़ जाते हैं तो संबंधों में भी ठंडापन आ जाता है और हर शाखा पर व्यापार वाणिज्य फैलने फूलने लगता है। जब हर चीज कॉमर्स हो जाएगी तो फिर उसमें विवाद होंगे ही होंगे। जब कोई चीज व्यवसाय बन गई तो फिर लाभ हानि की दृष्टि से विवाद होना तय है। हमको ज्यादा मिला कि तुमको ज्यादा मिला, यह विचार तो आएगा ही आएगा। यह विचार तो तब तक नहीं आएगा जब संबंधों के प्रति, समाज के प्रति, संस्थाओं के प्रति धर्म की दृष्टि होगी, धर्म की बुद्धि होगी। सामंजस्य समान धर्मियों में, विधर्मियों में नहीं। और जब धर्म बुद्धि का क्षय हुआ तो उसमें से एक तीसरी जो नई प्रवृत्ति आई, उससे बचने के लिए हमने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई परंपरागत समाज में कुछ बुराइयां थी, त्रुटियां थी, या परंपरा प्रस्तुत नहीं रह गई, प्रासंगिक नहीं रह गई। और एक शब्दावली चली, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस। परंपरा का आधुनिकीकरण होना चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं कि दोनों में सामंजस्य बिठा लीजिए। ये वैसा ही काम है जैसे कि आग व पानी में सामंजस्य बिठाने का काम करना। पानी की अधिकता से या तो आग बुझ जाएगी या पानी भाप बन जाएगा, उनमें कोई सामंजस्य नहीं हो सकता। अगर दोनों एक ही प्रकार के वृक्ष हैं तो शायद उनका, या एक ही प्रकार की चीजें हैं तो शायद उनका समन्वय संभव हो, लेकिन जो विरोधी चीजें हैं उनका समन्वय कैसे होगा? उसमें तो क्या होगा, जो चीज प्रबल होगी वह निर्बल चीज को खा जाएगी, उसे समाप्त कर देगी, उसका अस्तित्व नष्ट कर देगी। आधुनिकता के जो मूलाधार हैं, जो फाउंडेशंस हैं, शक्ति केंद्रित राजनीति, लाभ केंद्रित अर्थव्यवस्था, स्वार्थ केंद्रित समाज और सामाजिक संबंध, ये संक्षेप में आधुनिकता के मूल सिद्धांत हैं। कला एक मनोरंजन है, व्यवसाय है, ये पश्चिमी आधुनिकता के सिद्धांत हैं। भारतीय दृष्टि से राजनीति धर्म के अधीन हो, राजनीति सेवा के लिए हो, अर्थ आयाम कभी लोभ या लाभ से दूषित नहीं होना चाहिए, समाज में धन की ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, समाज में धनिक तो हो लेकिन धनिक हमेशा धर्म की मर्यादा में रहें। कला व साहित्य साधना है, भगवत उपासना है, केवल मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसका साध्य यह नहीं है। जो कला है वह कैथारसिस यानी शुद्धिकरण का माध्यम है, आत्मा की शुद्धि का साधन है। संगीत आत्मा की शुद्धि का साधन है, आत्म उपलब्धि का साधन है। यह भारतीय दृष्टि है। अब पूर्व व पश्चिम दोनों का समन्वय कैसे हो सकता है? जैसे रहीम ने कहा है, कहो रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। अब आप केर के पेड़ को और बेर के पेड़ को साथ साथ लगा दो और कहो कि दोनों लोग शांति से रहें, सह अस्तित्व से रहें, तो क्या आपकी शिक्षा से सह अस्तित्व कायम हो जाएगा? जब पश्चिमी सभ्यता पावरफुल साबित हुई तो हमको उसने खाने की पूरी कोशिश की, हम उसके आगे टिक नहीं पाए। यह नहीं कि हम उनसे श्रेष्ठ नहीं थे, शक्ति उनके पास ज्यादा थी, उनकी शक्ति से हम लोग परास्त हो गए। ऐसा नहीं था कि वे हमसे श्रेष्ठ थे। भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, यह संभ्रम तो यह है कि परंपरा और आधुनिकता का समन्वय होना चाहिए या परंपरा का आधुनिकीकरण होना चाहिए। यह भी संकट का दूसरा बड़ा कारण है, क्योंकि हम समझते हैं कि उससे संकट हल हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। उससे तो संकट और गहरा हो जाएगा। कारण यह है कि जो हमारा मूल है वह और कमजोर हो जाता है बजाय सशक्त होने के। हमें विचार करना चाहिए कि क्या ये जो एक नया मार्ग तलाश किया गया है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन का, ये वास्तव में सम्यक मार्ग होगा या इसका आभास होता है कि ऐसा होगा? एक होता है तर्क और एक होता है तर्काभ्यास। न्यायशास्त्र में ये तर्काभ्यास तो हो सकता है, तर्क नहीं हो सकता। इसे यह भी वर्तमान संकट का कारण है। उसे संक्षेप में अगर कहें तो ये सब चीजें मिलकर हमारे सामने एक बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। अब प्रश्न यह है कि समाधान क्या है? पहली बात तो दिशाबोध बहुत आवश्यक है। जब व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाए तो हाथ में कंपास लेकर दिशाबोध करना पड़ता है। इसलिए पहले तो विश्व को अपनी दिशा को तलाश करना है कि जिस दिशा में हम अभी तक जा रहे थे वही दिशा सही थी या कोई दूसरी दिशा में जाना है। जब दिशाबोध हो तब चलने का भी परिश्रम सार्थक है। जब दिशा ही गलत चुनी हो तो चलने का परिश्रम भी निरर्थक होगा। इसलिए पहला कार्य तो दिशाबोध का है। नैतिक प्रश्नों का समाधान तकनीक से नहीं। दूसरा, हम ये समझें कि आज के जो प्रश्न हैं वो तकनीकी प्रश्न नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं है, मॉरल प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए तकनीक से वे हल नहीं होंगे, नीति से हल होंगे। बहुत सारी चीजें जो आजकल कही जा रही हैं कि हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर आ जाएगा,
जैसे कि हमारे मन में कभी कभी ये प्रश्न उठता है, अभी हमने सिंथेसिस की बात कही कि क्या कंप्यूटर और भारतीय परंपरा संगत चीजें हैं। कंप्यूटराइजेशन अगर होगा और इस तरह आप अपनी परंपरा का आधुनिकीकरण करेंगे तो हमारी परंपरा शक्तिशाली होगी कि नष्ट हो जाएगी, इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। आजकल इस प्रश्न की बड़ी चर्चा है कि कंप्यूटराइजेशन हो जाए, हम उसको स्वीकार कर लें, हम उसका सदुपयोग करें। प्रश्न सदुपयोग दुरुपयोग का ही नहीं है। प्रश्न ये है कि जो टेक्निक आप लाएंगे तो फिर भारतीय परंपरा की रक्षा का प्रश्न भूल जाइए, क्योंकि जब मशीन आई तो मशीन के हिसाब से सारा समाज बन जाएगा। मार्क्स ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जो टेक्नोलॉजी होती है वह आइडियोलॉजी भी होती है, केवल टेक्नोलॉजी नहीं होती। हमारा प्रश्न यह है कि थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है कि क्या ये जो तकनीक आ रही है आपकी परंपरा से इसकी संगति बनेगी या नहीं बनेगी। इस तकनीक को अपनाने से आपकी परंपरा सुरक्षित होगी या उसके सामने एक नया खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि तकनीक से नहीं, समाज की रक्षा, समाज के संकट का निवारण नीति से होता है। प्रश्न नैतिक है और समाधान तकनीकी से। ये कैसे हो सकता है? भारत को विशेषज्ञ नहीं तत्वदर्शी चाहिए। तीसरी बात कि हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं है या कम है। अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि राजशास्त्री या राजनीतिज्ञ समाधान निकाल लेंगे, अर्थशास्त्री समाधान निकाल लेंगे, वैज्ञानिक समाधान निकाल लेंगे, तो एक बड़ी भ्रांति में हम लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि समाधान ऋषि निकालता है, तत्वदर्शी निकालता है, विशेषज्ञ नहीं। क्योंकि तत्वदर्शी ही पूरी समस्या को समझ सकता है कि चीज कहां से है और कहां तक है। राजनीति शास्त्री, अर्थशास्त्री की दृष्टि तो बड़ी सीमित होती है। वे केवल प्रश्न का एक पहलू जानते हैं, वे उसके सारे पक्षों को नहीं जानते। लेकिन जो तत्वदर्शी है उनकी दृष्टि बड़ी विराट होती है। वे अपनी ज्ञान साधना से राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रश्नों को चुटकी में समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। तो इसलिए भारत को आज विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। बहुत है विशेषज्ञ जितने बढ़ रहे हैं समस्या उतनी ही उलझ रही है, क्योंकि एक समस्या तो हर विशेषज्ञ को अपने अपने तरीके से देखकर इसी बात में अपनी विद्वत्ता समझता है कि हमने कोई नया पेज पैदा कर दिया या विशेषज्ञता है, उलझे हुए प्रश्न को सुलझाना नहीं। विशेषज्ञता सामान्यतः अहंकार को जन्म देती है। लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, ऐसा कहा भी गया है। और विशेषज्ञता क्या है? केवल लिटिल लर्निंग है। भारत को आज समग्र दृष्टि चाहिए, मेटाफिजिशियन चाहिए, आचार्य चाहिए, ऋषि चाहिए, जो हमारे प्रश्नों को समझकर उनका समाधान निकालें। हमें सुकरात चाहिए, ढेरों राजनेता नहीं चाहिए। एक सुकरात 1000 सवालों का जवाब दे सकता है और एक प्रश्न को ढेरों राजनेता भी हल नहीं कर सकते। तत्वदर्शन की यह महत्ता होती है। इसलिए अगर इन 2-3 उपायों को हम अपना सकें तो शायद मार्ग निकल जाए। भारतीय परंपरा निराशावादी नहीं है, आशावादी है। वह यह मानती है कि कोई अंधकार दीर्घजीवी या चिरंजीवी नहीं होता और अंततः सत्य की विजय होती है। तो ये जो हमारी परंपरा का मूल सिद्धांत है वो अगर हमें प्रेरित कर सके और हम निराशा में फंसने की बजाय एक सम्यक मार्ग को तलाश कर चल सके तो शायद हमारा कल्याण होगा और इन वैश्विक संकटों का समाधान होगा।